हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और केम छो दोस्तों, मजामा। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए। वो कहा जाता है ना कि पहला सुख निरोगी काया, और ये सुख हम सभी पाना चाहते हैं, पर कर क्या देते, कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियां कर देते, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते और फिर कहा जाता है कि बचाव ही उपचार है। तो इन्हीं तमाम बचाव और उपचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए दूरदर्शन का ये खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है आप सभी का। मैं दिव्या चौधरी इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यह हमारा लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी को भी हमारे विशेषज्ञ से सीधे बात करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से वो कॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे शख्सियत, एक ऐसे मेहमान से मिलवाना चाहूँगी जो बीमारियों के रहस्यों को उनकी जड़ों से समझते और समझाते हैं, जो शरीर के अदृश्य संकेतों को पढ़ते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर अपने फैसले लेते हैं, या यूँ कहें कि ये डिटेक्टिव ऑफ द डिजीज़ है, जिनकी राय पर, जिनकी रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर अपने फैसले लेते, बीमारी का पता लगाते, जो डॉक्टर को दिशा देते हैं ताकि वो हमारी दशा सुधार सके। स्वागत करती हूँ मैम आपका डॉक्टर शशि बंसल मैम का, जो कि भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में डायरेक्टर और एचओडी है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। नमस्कार आप सभी का और धन्यवाद। तो आज की चर्चा का विषय है कैंसर रोग के इलाज में पैथोलॉजी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पैथोलॉजी होती क्या है। पैथोलॉजी लैब, पैथोलॉजिस्ट, इतने टफ शब्द हैं जो दर्शक और मैं समझना चाहेंगे आपसे। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि पैथोलॉजिस्ट होते क्या है, पैथोलॉजी लैब होती क्या है। क्योंकि हम वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हम लोगों से कम मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम आपको जानते नहीं, हम आपको जानते हैं। जैसे ही आप कभी कोई भी इलाज के लिए जाते हैं तो एक डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन लिखता है, वो बहुत सारी जांच आपकी बहुत तरह की होती है। आपकी ब्लड की जांच हो सकती है, आपकी यूरिन की जांच हो सकती है, आपकी किसी गांठ की जांच हो सकती है। जैसे ही वो जांच की प्रक्रिया लिखते हैं तब से और हमारा रिलेशन संबंध आपसे शुरू हो जाता है। तो पैथोलॉजी लैब वहीं से स्टार्ट हो जाती है। पैथोलॉजी लैब एक टीम वर्क होता है। उस टीम के अंदर एक फ्लेबोटमिस्ट होता है जो आपका सैंपल कलेक्ट करता है। सैंपल कलेक्ट करके उसको लेबलिंग करता है और उसको अंदर लैब के अंदर प्रोसेस करता है। जब लैब के अंदर आता है उसमें तरह तरह के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जिस तरह की जांच होती है उस तरह के सेक्शन में वो सैंपल जाता है। उसके अंदर आपके यहाँ बहुत सारे एडवांस मशीनें होती हैं जिसमें उसका लेबलिंग की जाती है और उनको प्रोसेस किया जाता है। एक तरह से आप एक कंप्यूटर में कोई फीडबैक दे रहे होते हैं। उस फीडबैक के साथ साथ आपका जो सैंपल लिया गया है उसका स्लाइड भी बनाया जाता है। तो उस फीडबैक से एक रॉ डाटा निकलता है। इसको आगे हमारे जो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं वो हमारे डॉक्टर्स पैथोलॉजिस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। वो फॉरवर्ड करने के बाद उस डाटा का जो रिपोर्ट निकलता है और साथ में जो स्लाइड बनाई जाती है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं और दोनों का मिलान करते हैं। उस मिलान करने की प्रक्रिया में वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है कि ये चीज़ ये हो सकता है। उसके आधार पे वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर एडवाइस जो भी आपको है वो आपको देता है। तो एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे एक टीम काम करती है, जहाँ सैंपल जो लेता है वहाँ से लेके रिपोर्ट जनरेट तक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसका एक आपकी जांच प्रक्रिया में सम्मेलन होता है। तो पैथोलॉजी लैब बहुत तरह की होती है, छोटी लैब, बड़ी लैब, स्पेशलाइज्ड लैब। तो छोटी लैब्स जो होती है वो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस उनको कहते हैं जैसे आपकी खून की जांच है, आपके पेशाब की जांच है। ये खून की जांच में भी आपका एक सीबीसी होता है जिसको हम सभी जानते हैं। एक बायोकेमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन होती है जो एक छोटी लैब्स में यानी कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। इसमें बेसिक लैब होती है। हाँ, जैसे कि अब हम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाते हैं, ईयरली इंश्योरेंस के लिए जाते हैं, तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं। वो छोटी लैब में ठीक नहीं, वो लैब तो सभी में होते हैं लेकिन ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन में आती है। लेकिन इनमें जब कोई खराबी निकलती है, इनमें कोई उनको जांच में कोई तकलीफ होती है तो यही टेस्ट फिर आगे स्पेशलाइज्ड टेस्ट के लिए एडवाइस किए जाते हैं। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी होती है। जैसे कि आपको साइटोपैथोलॉजी एक लैब का सेक्शन होता है, एक हिस्टोपैथोलॉजी लैब का सेक्शन होता है, मॉलिकुलर लैब होता है, फ्लो साइटोमेट्री होता है।
इस तरह से बहुत सारे लैब के सेक्शंस होते हैं। तो लैब एक अकेला सिर्फ खून की जांच नहीं होती है, उसके अंदर बहुत तरह की जांचें होती हैं। और उसमें पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? पैथोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस को आपके जांच के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग, आपको क्या बीमारी है, आपके डॉक्टर से बात करता है, वो आपको देखता है, आपके रिजल्ट्स को मैच करता है, फिर एक रिपोर्ट बनाता है। मतलब अब तक मैं और शायद दर्शक भी ये समझते आ रहे थे कि ब्लड सैंपल लिया, उसको मशीन में रखा और मशीन ने रिपोर्ट निकाल दी, बस खत्म। हाँ। पैथोलॉजिस्ट का कितना बड़ा रोल है, उसके नॉलेज का कितना बड़ा रोल है, ये अभी हम जब हम ब्लड सैंपल को एक मशीन में देते हैं तो मशीन में देने से पहले उस मशीन की गुणवत्ता चेक करनी होती है। हाँ। क्या मशीन ये सही है, ये मशीन आज काम करने लायक है? उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं। उस मापदंड के थ्रू सुबह सुबह पहले मशीन के कंट्रोल्स चेक किए जाते हैं। जब वो मशीन पूरे कंट्रोल्स चेक कर लेती है, उसके बाद वो सैंपल चलाया जाता है। वो सैंपल निकला है, सैंपल से जो भी रिपोर्ट निकलती है, उस रिपोर्ट को, जैसे मैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे खून में 3 तरह की चीज़ होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट, जो सभी एक जानते ही हैं तीनों तरह के। तो जब ये निकलते हैं तो मशीन ने आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर दी। उस मशीन के बराबर, उस रिपोर्ट में बराबर लिखा होता है कि नॉर्मल रेंज क्या है। उस नॉर्मल रेंज से हम पढ़ लेते हैं कि ठीक है हमारा नॉर्मल है। इस नॉर्मल के अलावा कुछ रिपोर्ट ऐसी होंगी जिसमें कुछ कम हो रहा होगा और कुछ ज़्यादा हो रहा होगा। तो कम भी नुकसानदेह है और ज़्यादा भी नुकसानदेह है। उसके बेसिस पे फिर आपका सोचा जाता है कि आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं और आगे टेस्ट क्या करना चाहिए। तो पैथोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो आपका इन सब का इंटरप्रिटेशन करके फिर एक डायग्नोसिस लिखता है कि आपको ये हो सकता है, या आपको फॉलोअप में 1 महीने बाद दौरा दिखाना चाहिए और फिर इस चीज़ को पक्का करना चाहिए। तो पैथोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो आपकी रिपोर्ट्स को चेक करता है। तो लैब की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो उसको आपका, इसमें प्री एनालिटिक्स भी होते हैं, एनालिटिक भी होते हैं, पोस्ट एनालिटिक भी होते हैं। ये क्या चीज़ होती है? मतलब कि सैंपल लेने से पहले की घटना, सैंपल के टाइम की घटना और सैंपल के बाद की घटना। सैंपल से लेने से पहले की घटना क्या होती है? सैंपल से लेने से पहले घटना होती है कि आपने जो भी टेस्ट दिए उस टाइम आपको अगर बोला गया है कि आपको फास्टिंग सैंपल देना है, तो क्या आप पूरी रात खाली पेट थे? हाँ। तब आपने सैंपल दिया? तो उन सब चीज़ों का भी आपकी रिपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। सैंपल के ड्यूरेशन में क्या सैंपल सही तापमान पे आया, इसका फ़र्क पड़ता है। और सैंपल का रिपोर्ट जब जनरेट किया तो वो आपकी बीमारी के साथ कितना कोरिलेट कर रहा है, मतलब कितना मिलान हो रहा है, उसके बेसिस पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो एक मशीन का काम नहीं है, ये संतुलन का काम है। मशीन इंसान के बीच का एक संतुलन है और बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम है, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है। तो ये तो हुआ एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन। गलतियाँ सिर्फ इंसानों से नहीं, मशीनों से भी हो सकती है। तो सबसे पहले मशीन्स का चेकअप होता है कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है लैब में। हाँ, तो इंसान इसीलिए बैठा हुआ है कि मशीन ने जो रिपोर्ट दी है क्या वो सही है, क्या सुबह उसके मशीन की पूरी सफाई हुई, क्या कंट्रोल पास हुए, यानी कि उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। इसके अलावा भी एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। प्लेटेड काउंट, बहुत सभी को पता होता है कि वो प्लेटेड काउंट कम ज़्यादा होते रहते हैं। और तो क्या प्लेटेड काउंट मशीन ने अगर कुछ दिए हैं, क्या वो सही है कि नहीं है? तो जैसे कि हमारे यहाँ कुछ बीमारियाँ होती हैं जिससे कहते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटेड की कमी हो जाती है। तो मशीन आपको काउंट दे रही होती है 20,000। सबको एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि भाई मेरे का प्लेटेड बहुत कम हो गया, मुझे अभी तुरंत प्लेटेड चढ़ाना चाहिए। पर लेकिन उसको पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, वो उसका स्लाइड बनाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करता है क्या ये 20,000 ही है। तो क्या होता है, साइज़ का वेरिएशन होता है। जब साइज़ का वेरिएशन होता है तो उस जांच में जो आपका 20 होता है वो एक्चुअल में 20 नहीं होता है, वो 40 होता है या 60 होता है, जो मशीन ने डिटेक्ट नहीं किया होता है। तो क्रॉस चेक भी होता है। तो वो सारा चीज़ क्रॉस चेक की जाती है। जो मशीन ने आपको रिपोर्ट दिया तो प्लेटेड का मैनुअल चेक किया जाता है, क्योंकि वो मैनुअल चेक करने पे एक्चुअल में काउंट आपकी 50,000 थी, जिसके ऊपर आपको प्लेटेड ट्रांसफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मशीन ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से, उसकी रेंज से बाहर है। तो ये एक बैलेंस है बिटवीन मशीन और इंसान, जिसके बेसिस पे आपका क्लिनिकली जो मैनेज हो रहा है उसका एक इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो इसलिए हर रिपोर्ट को समझिए, अपने पैथोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से बात करिए। तो मरीज भी क्या पैथोलॉजिस्ट से डायरेक्ट बात कर सकता है? जैसे रिपोर्ट्स को लेके हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं, फिर डॉक्टर गाइड करते हैं कि ये करना है, तो पैथोलॉजिस्ट से डायरेक्ट जब आप लैब से रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं तो अगर आपको कोई भी सवाल है
तो आप तुरंत अपने लैब के काउंटर पे ही बात करिए। वो लैब पे आपको पूरा बात बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में हम लोग खुद ही बहुत बार पेशेंट को कॉल करके बुलाते हैं कि भाई आपका ये मैच नहीं कर रहा है, एक बार देखते हैं कि आपका पेरिफेरल ब्लड में क्या आ रहा है, आपका लिवर में कोई कुछ है तो नहीं, कहीं और कोई साइड पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये एक कोरिलेशन होता है, हर चीज़ को देखना होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है। तो हमेशा आप अपनी लैब में बात करिए कि मेरे को, जैसे कि हम बहुत एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, आपका ब्लड शुगर कम आ गया, आपको उससे पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ब्लड शुगर कम आ गया, आप बोलिए मेरे को तो कभी था नहीं, तो आपसे पूछा जाएगा कि सुबह कितने दिन से आप फास्टिंग तो नहीं थे बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का, या फिर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा आ गया। तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा आ गया, मेरे को तो कभी डायबिटीज़ थी नहीं, अचानक से क्यों आया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने सुबह कुछ खाया था, तो आप अमूमन हम सब लोग यही कह देते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया, पर एक्चुअल में हमने सबने चाय पी रखी होती है। तो सुबह सुबह इमीडिएटली आपने फास्टिंग चाय पी, फास्टिंग तो एक्चुअली नहीं है, तो वो मीठा भी गया, साथ में उसी टाइम आपने सैंपल ले लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके सैंपल को, ब्लड शुगर को अफेक्ट करता है। तो यानी कि फास्टिंग नहीं हुआ वो, तो यानी कि ब्लड शुगर फास्टिंग का रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आपको रात भर खाना नहीं खाना होता है, लेकिन आपने सैंपल दिया, तो यानी कि आप सैंपल जो दे रहे हैं वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में कैसे दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो हर रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग ठीक ही होती है। पर परेशानी इस बात की होती है कि हमें पता नहीं होता है कि सैंपल कैसे दिया गया है। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने लैब में कांटेक्ट करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए और समस्या का समाधान करिए। तो मैम ये तो हो गई बात, पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, मतलब पैथोलॉजिस्ट हर एक छोटी छोटी चीज़ों को, हर एक बारीकियों को देखता है, चाहे वो मशीन ने रिपोर्ट दे दी उसके बाद भी पैथोलॉजिस्ट उसको क्रॉस चेक करता है, उसके बाद रिजल्ट बनता है कि ये रिजल्ट एक्यूरेट है या नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट टेस्ट करवा के आता है, रिपोर्ट्स लेके आता है और ऐसा लगता है कि नेट पे आजकल सब कुछ मिलता है, तो नेट पे देख लेंगे नॉर्मल रेंज और हमारी रेंज कितनी आ रखी है, फिर नेट से क्रॉस चेक कर लेंगे, उसका मीन पता कर लेंगे। तो ये सही है या नहीं, मतलब नेट से चीज़ें पढ़ना खतरनाक हो सकता है, टेंशन दे सकता है या नहीं दे सकता? हाँ, नेट का चीज़ एक्चुअली हम क्या, नेट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है जी। जब हम कोई भी चीज़ डालेंगे, किसी भी चीज़ का डाला कि हमारा, जैसे कि हम नॉर्मल सी बात करेंगे कि हमारा आरबीसी काउंट ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ठीक है, एक 25 साल का लड़का है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको एकदम से मालूम पड़ेगा मेरे को ये हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, मुझे कैंसर हो सकता है, मेरे को सीएमपीडी हो सकता है, मेरे को ये हो सकता है, रिलेटेड सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, तो हम रिलेट कर लेते कि हाँ ये हो सकता है। बट हो सकता है आपको इनमें से कुछ ना हो, आप क्या है, एक्सरसाइज ज़्यादा करी हुई है, हाइपोक्सी होता है, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, आपका एचपी लेवल बढ़ा हो जाता है जी। तो जो बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी चीज़ के, तो हम क्या सोचते हैं हमेशा जो सबसे कैंसर वाला कारण होता है ना, उसको सबसे पहले अपने दिमाग में ले आते हैं। हाँ, जबकि हमारे जो 80% कारण क्या होते हैं, हमारे एक रूटीन कारण होते हैं, कोई इन्फेक्शंस हैं, कुछ रिलेटिव कॉजेज़ हैं, कुछ आपके इडियोपैथिक कॉजेज हैं, एक रैंडम एरर भी होती है। रैंडम एरर मतलब कभी कभार कभी किसी चीज़ में कोई एरर हो गई है, इस जगह से आपका सैम्पलिंग एरर हो गई है, किसी भी वजह से कोई चीज़ गलती हुई है, लेकिन हम सब कुछ सोच लेते हैं। इतने सोचने में हमें बहुत सारा तनाव आ जाता है। तो उस तनाव को ना लेने के लिए बेहतर है कि आप अपनी रिपोर्ट को जिस टाइम लिया है उसी टाइम अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये मेरे लिए कितनी रेलिवेंट है, इसको मैं रीचेक कराऊँ और किस तरह कराऊं कि अब जो भी हो बिल्कुल क्लिनिकली रेलिवेंट चीज़ निकले। बिल्कुल। तो हर चीज़ कैंसर नहीं होती है। जो गूगल से पढ़ा है उस स्ट्रेस को लेने के लिए हम वापस से किसी टेस्ट करवाने ना जाए तो इतना स्ट्रेस ना ले, नेट से पढ़ के पहले ही तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, या फिर हम अपने पैथोलॉजिस्ट से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट में क्या आया है, तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपकी रिपोर्ट कैसी है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर ही डॉक्टर आपका इलाज शुरू करता है। अब मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेस्ट से पहले ये जो खान पान बंद करने वाला होता है कि खाना नहीं है, पीना नहीं है, या फिर कई बार सोनोग्राफी होती है उसके टाइम पानी ज़्यादा पीना होता है, तो ये सब चीज़ें भी रिजल्ट को इफेक्ट करती हैं? हाँ, ये सब चीज़ें रिजल्ट को इफेक्ट करती हैं। और इनफैक्ट जब आप सैंपल कलेक्शन के लिए जाते हैं तो सैंपल में जो फ्लेबोटमिस्ट होते हैं, जो ट्रेंड फ्लेबोटमिस्ट होते हैं, वो आपको पूछते भी हैं
कि भाई आपका ये ब्लड शुगर रैंडम लेना है कि ब्लड शुगर फास्टिंग लेना है, या फिर लिपिड प्रोफाइल लेना है, जैसे भी टेस्ट होते हैं, या आप अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाते हैं तो उनमें भी जो सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें आपको पानी पी के पूरा जाना होता है, तो वो पहले ही आपसे पूछते हैं, तभी उसके बाद वो वाला इन्वेस्टिगेशन वो लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, अभी हमारे एक दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये पैथोलॉजिस्ट और लैब में ये सब क्या होता है, तो एक बार हम अपने दर्शकों का सवाल लेते हैं। जी हेलो। हेलो मैम नमस्ते। नमस्ते। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ चेतन। मैम ये HbA1c टेस्ट होता है, ये मैम इसकी रेंज क्या होती है और उसको क्या खाली पेट कराएं कि रैंडमली कभी करा सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। HbA1c क्या टेस्ट होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा डायबिटीज़ देखने के लिए होता है। तो ब्लड शुगर तो फास्टिंग करते हैं, पर HbA1c आप दे सकते हैं, और ये आपका एक दिन का नहीं बताता, ये 3 महीने पुराना आपका डायबिटीज़ कंट्रोल बताता है। तो ये आपको एक बताता है कि ठीक है आज का या कल का नहीं, आपका 3 महीने से क्या रेंज चल रहा है उसके बारे में आपको बताता है। तो इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम इसकी रेंज क्या होती है मैम? इसकी रेंज आपके इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करती है, और कहीं पे 5.6 to 6.1 होती है, और इसकी कई सारी रेंज होती है, इंटरमीडिएट रेंज एंड देन डायबिटिक रेंज। तो ये जब भी हम किसी भी चीज़ की रेंज पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, तो रेंज एक हॉस्पिटल की कभी कभी कुछ और होती है, दूसरे हॉस्पिटल की कुछ और होती है, हल्का हल्का वेरिएशंस होता है। तो ये क्यों होता है वेरिएशन? क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी, उनका इंस्ट्रूमेंट, उनका किट वो रेंज को हल्का हल्का एज पर देयर प्रोफाइल हल्का हल्का डिफ़र कर सकता है। तो हमेशा कभी भी किसी भी रेंज का हम देखते हैं तो उसको उस टेस्ट की जिस लैब में करा है उसका क्या रेंज है जी, उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो इसलिए कुछ टेस्ट तो होते हैं जिसका इंटरनेशनल रेंज होती है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनका किट स्पेसिफिक रेंज होता है। तो उस किट स्पेसिफिक चेंज में माइनर चेंज होते हैं, 0.5, 0.2, 0.11। तो वो वेरिएशन से बचने के लिए हमेशा हर लैब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि आपकी रिपोर्ट के साथ एक रेंज भी देता है, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए जी। तो अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे खान पान से रिलेटेड, वही क्वेश्चन आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी रिपोर्ट में लिखा आता है सस्पिशियस ऑफ कैंसर, तो इसका फॉर कैंसर, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब देख के ही डर जाना चाहिए या क्या? पहली बात तो ज़िंदगी में डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत होती है। अगर किसी ने लिखा है कि सस्पिशियस ऑफ कैंसर है, तो पहली बात आप उसके पास पहुँचे होंगे तो किसी न किसी वजह से पहुँचे होंगे। तो यानी कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिम्टम आए हैं, तभी आप वहाँ पे गए हैं और आपने रिपोर्ट कराई है, और बहुत अच्छी बात है आपने जांच कराई है जी। सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी का मतलब है कि इसमें कैंसर होने की संभावना है। अब इस संभावना के साथ हम डर के बैठ जाएं, ये नहीं करना चाहिए। इसके साथ ये होता है हमें आगे बढ़िए, और कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ एक टीम वर्क करती है वहाँ जाके इसका कंफर्मेशन कराइए, क्या सच में मुझे कैंसर है। क्योंकि कैंसर का इलाज एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, एक टीम होती है जो टीम पूरा डिसाइड करती है, और कैंसर बहुत तरह के होते हैं। इस टीम के अंदर आपका रेडियोलॉजिस्ट भी होता है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी होता है, आपका क्लिनिशियन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है, जो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सच में ये कैंसर है कि नहीं। तो इसलिए कभी भी डरे नहीं अगर सस्पिशियस दिया है। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। हम जयपुर जैसे बड़ी सिटी में बैठे होते हैं तो हमारे लिए कैंसर डायग्नोस करना आसान होता है, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी होती हैं उसको डायग्नोस करने की, एडवांस टेक्निक होती है। लेकिन हमारे जैसा ही हमारे भाई बंधु जब एक पेरिफेरी में बैठे होते हैं तो वो एक बहुत ही छोटे स्केल पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ा तो ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ से रेफ़र होकर जब हमारे पास आते हैं तो मैं वो क्रेडिट हमेशा उनको देती हूँ जिन्होंने उसको पकड़ा, क्योंकि पहला पर्सन जो आपको कहता है कि आपको कैंसर हो सकता है वो बहुत अच्छा, मतलब उसने आपको पकड़ लिया सही टाइम पे ताकि आपका सही इलाज हो जाए। तो इसलिए जब कभी भी आपको सस्पिशियस बोला है, किसी को शक भी हो रहा है, तो उस शक का इलाज कराएं, डरे नहीं, हमेशा उसकी जांच कराएं। और आजकल तकनीक बहुत अच्छी हो गई है, आपको बहुत ही पर्सनलाइज केयर देती है। मैम पैथोलॉजिस्ट का कैंसर हॉस्पिटल में क्या रोल है? कि मतलब कैंसर बीमारी, नाम सुनते ही कैंसर, तो उसमें पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल है? हाँ, तो कैंसर के बारे में हम बहुत बात करेंगे इस बार। तो कैंसर जैसे ही डायग्नोस होता है, एक कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं, और पहले हम समझेंगे कैंसर कितने तरीके के होते हैं। हर कैंसर लाइलाज नहीं होता है, हर कैंसर फैलने वाला नहीं होता है,
कैंसर कुछ ऐसे भी होते हैं जो वहीं बार बार आते रहते हैं, अगर उनको जड़ से निकाल दिया जाए तो वो फैलते भी नहीं हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के कैंसर होते हैं। जैसे कि अगर हम खून का कैंसर की बात करें, रक्त का खून कैंसर कैसे होते हैं, ये आपका एक्यूट होते हैं और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और क्रॉनिक वो कहते हैं जो धीरे 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 फैलते हैं। जो क्रॉनिक वाले होते हैं वो जनरली हमें हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम में डिटेक्ट होते हैं पहली बार। तो हमने इंश्योरेंस के लिए गए या 40-50 साल में हमें सोचा कि आज एक CBC करा लेते हैं, और हमारा TLC एकदम से बढ़ा हुआ आता है। तब उस टाइम वो डायग्नोस होते हैं। तो यानी कि आपको कोई साइन सिम्टम नहीं था, लेकिन आपका TLC बढ़ा था, तो वहीं से आपको फिर फिजिशियन ने रेफ़र कराया कि भाई दिखा के आओ, आपको कोई तकलीफ़ है। तो यहाँ से आपका ऐसे ब्लड कैंसर का आपका एक डिटेक्शन स्टार्ट होता है। जब आपका ब्लड कैंसर होता है तो पहले आपका पेरिफेरल ब्लड से भी जांच हो सकती है। पेरिफेरल ब्लड के से भी अगर जांच नहीं होती है या फिर वहाँ पे कम सेल ही हैं, तो आपका बोन मैरो प्रोसीजर किया जाता है। बोन मैरो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो ब्लड कैंसर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर पेरिफेरल ब्लड में आपका नहीं होता है। बोन मैरो जो ब्लड कैंसर होते हैं वो एक्यूट भी होते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले, और क्रॉनिक जो बहुत साल ऐसे डायबिटीज़ आपका जो होते हैं उसकी तरह आप पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी तरह ये हमारे ब्लड कैंसर होते हैं। मैम आपको रोकना चाहूँगी, हमारे एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, तो जी बताइए। हाँ, हेलो, दिव्या चौधरी मैडम बोल रहे हैं क्या? हाँ जी सर, आपका नाम? हाँ, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी सर, बताइए आपका सवाल। क्या टॉपिक चल रहा है या आपका सब्जेक्ट क्या है? कैंसर रोग में पैथोलॉजी की भूमिका, कैंसर रोग के इलाज में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? जी सर। कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन हाँ पूछ सकते हाँ हैं जी, ना? हाँ जी, आप पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम ये बताइए कि जैसे कैंसर में फैमिली हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, तो मान लो मेल फीमेल में से मदर या फादर में से दोनों में से किसी एक को कैंसर है, तो उसकी जो फर्दर जनरेशन होती है उसमें मेल को कैंसर होने की ज्यादा संभावना रहती है कि फीमेल को होती है, या फादर को कैंसर रहा मदर को नहीं है तो मेल को ज्यादा चांसेस रहते हैं या फीमेल को ज्यादा चांसेस रहते हैं ट्रांसफर होने के? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इस कैंसर को कहते हैं कि जेनेटिक कैंसर ट्रांसफ़र। जी। तो जेनेटिक कैंसर ट्रांसफ़र होता है ना, वो टाइप ऑफ कैंसर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका एक होता है ब्रेस्ट का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, जिसको कहते हैं BRCA1। तो ये फीमेल्स में जनरेट होता है, और हमें 3 पीढ़ियों तक देखना होता है कि आपकी माँ को, आपकी मौसियों को या आपकी दादी को, इन सबको क्या अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर हुए। अगर उन सभी को अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर हुए तो फर्दर जनरेशन में होने की चांसेस होते हैं। तो अगर फर्दर जनरेशन में होने के चांसेस होते हैं, तो जैसे ही पेशेंट आपका जो पर्सन है 25 साल का होता है, तो आपको BRCA1 टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि मालूम पड़ता है कि वो जेनेटिक कैंसर क्या आपकी फैमिली में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा पॉजिटिव आता है तो आप प्रोफाइलैक्टिक इनके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हर कैंसर ट्रांसफरेबल नहीं होता है, पहली चीज़ ये। कुछ होते हैं हमारे कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर होता है फैमिलियल कैंसर। तो फैमिलियल कैंसर्स, इसके अंदर कोलोन्स में पॉलिप्स होते हैं, और ये कई बार ट्रांसफर्स होते हैं, पर इनकी परसेंटेज भी कम होती है। तो एज सच और ये सेक्स डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सेक्स डिपेंडेंट सिर्फ ओवेरियन और ब्रेस्ट के होते हैं। फीमेल में तो फीमेल के ही होंगे, तो मेल के, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेल में ज़्यादा हो सकते हैं, फीमेल में ज़्यादा हो सकते हैं। ये तो जो अगर वो कैंसर फैमिलियल है, जेनेटिक है, तो वो बराबर से ट्रांसफ़र होता है। पर कैंसर बहुत कम फैमिलियल होते हैं, मोस्टली आपके स्पोरेडिक होते हैं, यानी कि वो एक्वायरमेंट होते हैं। जैसे ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर सारे एक्वायर्ड होते हैं। अभी इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं है जो ये कह सके कि इसमें जेनेटिक का ही पूरा रोल होता है। तो कुछ ही कैंसर में है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपका कोलोन कैंसर्स होते हैं, आपका ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। तो ओवेरियन और ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा चलता है, जिसके लिए हम BRCA1 BRCA2 कराते हैं। जी। तो हम अपने वापस से इस पे आते हैं, कैंसर का पता लगाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है? हाँ, कैंसर का पता लगाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, यहाँ से एक पैथोलॉजिस्ट का रोल शुरू होता है। और ये मैं अच्छी तरह आपको समझाना चाहूँगी कि जांच से डरे नहीं, और कैंसर बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल पद्धतियों से पहचाना जा सकता है। जैसे कि अगर हम जब आज के ज़माने में गाइडेड बायोप्सीज होती हैं, गाइडेड क्या कहते हैं उनको, अल्ट्रासाउंड गाइडेड
और सीटी गाइडेड। मैम बायोप्सी के बारे में, हाँ। उसमें क्या होता है कि हम एक छोटा सा आपका एक टिश्यू लेते हैं। जब कभी कोई गांठ होती है, पेट के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी दिखने वाली हो सकती है। तो पहले तो ज़माने में क्या होता था कि बड़ी बड़ी गांठ को चीरा लगा के निकाल दिया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। तो आजकल क्या करते हैं, बहुत ही पतली निडल जिससे सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी निडल होती है, उस निडल को हम गाइडेड बायोप्सी करते हैं। यानी कि अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा और देखा कि कहाँ सबसे ज़्यादा आपका लीजन आ रहा है, और वहीं पे वो पतली सी निडल डाली जाती है और छोटे छोटे पतले पतले कोर ले लिए जाते हैं। उन कोरों से आप क्या करते हैं, उस कोरों के साथ में उसका टिश्यू बायोप्सी लेते हैं, जो बहुत ही मतलब कि ओपीडी प्रोसीजर होता है। आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सैंपल लेते हैं, हाँ, सैंपल लेते हैं पतले पतले गाइडेड से, हाँ। और वो सैंपल जब जैसे ही लेते हैं उसको हम लैब में प्रोसेस करते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हमारा चेस्ट प्लूरल कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी जो होती है उसमें पानी बहता है ना, पानी भर गया है, तो वो पानी जब ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है तो एक सिंपल निडल से उस पानी को निकाल लेते हैं। अच्छा। उस पानी से जो निकाला सिंपल निडल से, उसको प्रोसेस करते हैं, उस लैब को कहते हैं साइटोपैथोलॉजी। मैम एक और कॉलर है हमारे साथ, दर्शक जानना चाहते हैं बेहद। जी सर बताइए। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर, मेरे को ये बात पूछनी है, आपका नाम? हमको अगर स्टूल टेस्ट करवाते हैं, सैंपल लिया हो और वो कितनी देर में उसकी जांच होनी चाहिए? मेरा नाम मिसेस प्रेरणा है और मेरी एज 61 ईयर्स है। जी मैम, आप आपका एक बार सवाल वापस से दोहराएंगे? मेरा प्रश्न ये है कि स्टूल लिया हो सैंपल, उसके बाद कितने समय में उसकी जांच होनी चाहिए? स्टूल टेस्ट कितने समय में होना चाहिए सैंपल लेने के बाद में? हाँ, आपने सही सवाल पूछा है। जैसे कि हर पेशेंट को लगता है कि हमने सैंपल दिया और कितनी देर में रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो मैं आज बहुत अच्छी तरह बताना चाहती हूँ, हर टेस्ट का एक अलग अलग टाइम होता है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं टैट यानी कि टर्न अराउंड टाइम। हर टेस्ट का क्या क्या टाइम होता है, उस टाइम का रिपोर्ट जो भी होता है वो एक लैब स्पेसिफिक भी होता है और कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं। तो लैब स्पेसिफिक होता है कि उस लैब ने देखा रखा होता है कि हम इतने टाइम में सैंपल कलेक्ट करेंगे तो इसकी रिपोर्ट तब तक जनरेट हो जाएगी। तो यानी कि आपने जो भी टेस्ट जिस भी लैब में दिया होगा, तो आपके रिसेप्शन पे लिया होगा, तो उसने टाइम नोट बताया होगा कि आपको शाम तक रिपोर्ट मिलेगी या दोपहर तक रिपोर्ट मिलेगी, कि आपका प्रोसीजर होता है। अच्छा। ये तो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन बात होती है। फिर होता है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें भी एक टाइम डिसाइड होता है। उस टाइम के अंदर ही वो रिपोर्ट करी जाती है। लेकिन कभी कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को कोई कोरिलेशन करना है, डॉक्टर को मरीज़ से बात करनी है या रिपीट सैंपल लेना है, तो उसमें हिचकिचाए नहीं, कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ में कोऑपरेट करें, तो आपका बेहतर रिजल्ट निकलता है। मैम समय हमारे पास कम है, लेकिन हम बात बहुत करना चाहते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक के आपके इसमें पैथोलॉजिस्ट करियर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ। या कुछ ऐसा अनुभव, कितना प्रेशर रहता है, क्या रहता है? क्योंकि ये चीज़ें पर्दे के पीछे होती है, रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आती है, आप लोग के एफर्ट्स नहीं दिखते, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? ये ब्लड कैंसर के टाइम में जो हमारे एफर्ट्स होते हैं ना, बहुत फास्ट और अच्छे, एकदम से हमें बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। ब्लड कैंसर में हमारा एक कैंसर होता है जिसको कहते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। जी मैम। ये कैंसर ऐसा होता है जिसका इलाज बहुत अच्छा होता है, पेशेंट 100% बच जाता है उसमें, और इसकी दवाई भी बहुत अच्छी कारगर होती है। जी। उसमें एक ही तकलीफ़ होती है, डायग्नोसिस बहुत अर्ली करना होता है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग बहुत होती है। तो हम ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं, जैसे ही हमारे पास सैंपल आता है तो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग मेथड होता है, हमारे टेक्नीशियंस को दूर से समझ में आता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो तुरंत हमें आके स्लाइड देता है कि मैडम इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आप इसको पहले देख लीजिए। तो उसको हम देखते हैं, तुरंत उसको कंफर्म करते हैं। उस टाइम प्रेशर रहता है और उसको हम तुरंत टेलीफोनिकली अपने क्लिनिशियन को इन्फॉर्म करते हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर कंफर्मेशन भी होना होता है। लेकिन हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे वो तभी उसका इलाज शुरू कर देते हैं। वो एक लाइफ सेविंग इलाज होता है, और जब 5 दिन के बाद जब आपका कंफर्मेशन आता है तो ये कंफर्मेशन मालूम पड़ जाता है कि हाँ वही था और पेशेंट बच गया। सो ब्लीडिंग नहीं हुई उसको, और आप एक यंग लाइफ को बचा लिया। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैंसर जैसी बीमारी के बारे में इतना डिटेल में बताया। हमारे पास वक्त की कमी थी, लेकिन मैम ने भरपूर चीज़ें बताई कि दर्शकों के जो सवाल थे वो भी मैम ने क्लियर कर दिए। तो हम जान पाए कि पैथोलॉजिस्ट की भूमिका क्या होती है, जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी दशा सुधारने के लिए डॉक्टर को दिशा देते हैं ताकि वो सही इलाज कर पाए। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू मैम आपका, थैंक यू हमारे यहाँ आए।
थैंक यू।